हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज बेटा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन के। ठीक है, तो चलिए उसी को शुरू करेंगे। कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन होगा इसके अंदर। क्वेश्चंस आसान है, फिर भी कोई थ्योरी में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे जरूर रिकॉल कीजिएगा। आपके लिए ये 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर क्वेश्चन है, तो डेफिनेट सी बात है मैं भी कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले भाई रीकैप में हमने प्रीवियस जो किया था, तो हम पहला ही क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट लेसन ये हमारे लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो रीकैप में इसमें कुछ नहीं आएगा। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए। मैंने सारे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखे हैं। ठीक है, जो जेई में पहले आ चुके हैं वैसे ही क्वेश्चन नहीं है और मुश्किल नहीं है। मेंस के क्वेश्चन है ओनली, आसान है आपके लिए, ज्यादा टिपिकल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पे भी आपको कुछ अटक रहे हो आप, तो मुझे रिकॉल जरूर करना कि सर यहाँ हमें ये चीज समझ में नहीं आई। जैसे ये बोला ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13 - 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। थोड़ा सा इसमें मिसिंग है हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन। ओके, इट इज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। ये क्लियर है ना सबको? द एनर्जी ऑफ Yes, sir. सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। हीलियम 1 पॉजिटिव आयन की सेकंड स्टेट की एक्साइटेड स्टेट की आपको एनर्जी बतानी है। अब सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेट क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक सेकंड क्या होती है, वो आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, तो भाई देखिए फर्स्ट स्टेज का मतलब क्या है एक्साइटेड स्टेट का। मान लीजिए हीलियम है, हीलियम की सेकंड स्टेट की बतानी है ना, तो हीलियम के अंदर हमें पता है न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो दो होते हैं न्यूक्लियस के बाहर, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं दो में से एक इलेक्ट्रॉन गायब कर देता हूँ हीलियम का, तो मेरे पास बन गया हीलियम 1 पॉजिटिव। ये समझ में आ गया सबको, है ना? यस सर। और जी इसको सर। बोलते हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि ये फर्स्ट शेल में होगा। हमें पता है हीलियम में एक ही शेल होती है और दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मैंने निकाल दिया यहाँ से, तो ये होगा फर्स्ट स्टेज के अंदर। तो दिस वन इज, ये सॉरी फर्स्ट नहीं, इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। जहां इलेक्ट्रॉन रहता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, GROUND, ग्राउंड स्टेट। जहां पर इलेक्ट्रॉन रहता है, मिनिमम एनर्जी जो ऑक्यूपाई करता है, इससे नीचे वो न्यूक्लियस में तो जा नहीं सकता, है ना? तो ये फर्स्ट स्टेज, मतलब हमारे लिए ये फर्स्ट स्टेट है, लेकिन एक्चुअल में ये ग्राउंड स्टेट कहलाती है साइंटिफिकली। अब जब वो ग्राउंड स्टेट से नेक्स्ट स्टेट में आएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये होगी इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। जी सर। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकंड, फिर ये फिर से जाएगा एक और नेक्स्ट शेल के अंदर, तो ये होगी इसकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट। अब देखिए जरा, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, तो अब देखिए जरा ये सेकंड वाली एक्चुअल में कौन सी बन गई। और इसने बोला था हीलियम का सेकंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो सेकंड वाली एक्चुअल में तो थर्ड शेल बन गई ना। ये फर्स्ट शेल है, यस सर। ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो मतलब जो भी आपको वो एक्साइटेड स्टेट बोलता है, ठीक है, वो एक्चुअल में एक नंबर बढ़ा दो तो वो क्या आ जाएगा उसका, मतलब उसने सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला तो शेल नंबर उसका थर्ड आएगा। अगर उसका ग्राउंड स्टेट पहली शेल है तो। अब ग्राउंड स्टेट क्या हमेशा पहली होती है? भाई ग्राउंड स्टेट सेकंड शेल भी हो सकती है, कि मान लो कि लिथियम हो। ठीक है, अब लिथियम का इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? लास्ट शेल वाला। पहला पहला दोनों इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में होते हैं। ग्राउंड स्टेट क्या इसको बोलेंगे? नहीं, ये ग्राउंड नहीं है। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका यहाँ पर होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर। तो जो इसकी सेकंड शेल है वो एक्चुअल में ग्राउंड स्टेट है। ये समझ में आया? यस सर। यानी इलेक्ट्रॉन इससे नीचे जा सकता है क्या? भाई इससे नीचे तो, नीचे वाली शेल तो पूरी भरी पड़ी, तो इलेक्ट्रॉन नीचे तो नहीं जा सकता, क्योंकि एक शेल में, फर्स्ट शेल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो भाई ये सेकंड शेल के अंदर शुरू होगा ना, 2s1 के अंदर, है ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2। फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो भर गए। फिर उसके बाद 2s1, 2s में 1, सेकंड शेल शुरू होगी और उसके अंदर अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भरा हुआ है। ठीक है, तो ये सेकंड शेल एक्चुअल में इसकी ग्राउंड स्टेट है। तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर ये 2p होगा ना, 2s के बाद तो 2p शुरू होगा, तो वो 2p में जाएगा। तो मैं उसको 2p को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मानूंगा।
ये समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं है कि हमेशा एक जोड़ दो एक्साइटेड स्टेट में तो वो आ जाएगी, आपको ध्यान से सोचना होगा कि कैसे एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, सर ठीक है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उससे पहले एक और चीज है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये कूलम ही अगर इसको वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाता है। मल्टीप्लाई में अगर आप 1 वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा। कूलम और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ही बात होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है किसी शेल में, पर्टिकुलर शेल में। तो उसके लिए एक फॉर्मूला था जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, नहीं याद है तो अभी रिकॉल कर लेना और उसको याद कर लेना, है ना। मैं रिकॉल कर रहा हूँ। एनर्जी इन nth शेल, ठीक है, एनर्जी इन nth शेल वो इक्वल होता है -13.6 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो इतनी होती है। इसके अलावा जूल में भी एनर्जी निकलती है, ईएन का फॉर्मूला जूल के लिए भी लगता है। ठीक है, और उसके अलावा किलो जूल के लिए भी निकाल सकते हैं आप। तो वो जो भी बाकी के फॉर्मूलाज हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज कॉमन कॉमन चीजें ही यूज करने वाले हैं, थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, ताकि आपका रिकॉल हो जाए थ्योरेटिकल पोर्शन। कल हम फॉर्मूले भी रिवाइज करेंगे, एक बार आपको वो 4-5 फॉर्मूले बोहर मॉडल वाले सारे रिवाइज करवा दूंगा, है ना। आज के लिए जितना है ये वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा। तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है भाई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth शेल में। ठीक है, अब यहाँ उसने क्या पूछा था, अब हम क्वेश्चन को देख सकते हैं दोबारा से। सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब आपको पता है सेकंड एक्साइटेड स्टेट एक्चुअल में क्या है, ये थर्ड शेल है ना। तो ये है थर्ड शेल। थर्ड शेल होती है। अब अगर हम बात करें कि भाई फर्स्ट में तो 1s आ गया, फिर 2s आ गया, फिर तो 2p आना चाहिए, यहाँ पर तो ये 2p में इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं एक्साइटेड स्टेट की तो ये चीज याद रखना कि हम 2s और 2p को सेकंड शेल ही मानते हैं। इलेक्ट्रॉन जब शेल क्रॉस करता है तब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो यानी सेकंड का मतलब हम पूरी शेल को क्रॉस करेंगे तो वो थर्ड शेल ही आएगी। ये बात भी याद रख लेना, मतलब 2 पूरा 2 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मत चलना ये 2s और 2p है, नहीं। हम इसमें सीधा चलते हैं कि फर्स्ट वाली तो फर्स्ट शेल होगी, सेकंड वाली सेकंड शेल होने वाली है, थर्ड वाली थर्ड शेल होने वाली है। ये समझ में आ गया ना सबको? जी सर। डोंट बी कंफ्यूज्ड इन बिटवीन। ठीक है, तो ये थर्ड शेल ही आने वाली है। तो यहाँ हम n की वैल्यू लिखने वाले हैं 3, क्योंकि n शेल नंबर होता है, ना कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। बोहर ने शेल नंबर के हिसाब से ही फॉर्मूलाज दिए थे। तो अब यहाँ हम इजीली इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर सकते हैं भी जो हम पुट करना चाहें। तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर होता है जेड, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर जेड हीलियम के लिए कितना होता है, 2। यस, 2 प्रोटॉन होते हैं हीलियम में ना। तो यानी इसकी वैल्यू, यस सर। ओके बेटा, तो इसकी वैल्यू जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। एन की वैल्यू हमने निकाल ली कि वो थर्ड शेल है तो 3 आएगी। तो यहाँ इसको पुट करेंगे, देखिए दिस वन इज द फॉर्मूला n2 स्क्वायर n स्क्वायर। तो पुट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? 2019 में जनवरी के उसके अंदर आया था ये मेंस के अंदर, सीधा सीधा। ठीक है, ये इसकी जो बुक है जहां से मैं ये स्लाइड्स बना रहा हूँ उसकी बुक विद सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस के साथ में वो भी आपको मैं शेयर कर दूंगा ताकि आप अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर सकें। ठीक है, आपको लगभग 2 से 3 लेक्चर लगाएंगे हम मेंस के। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन हर लेसन के करवाने वाला हूँ। तो वो बाकी के जो बचते हुए क्वेश्चन है वो भी आप देख सकें। ठीक है, और उनको भी कॉपी मतलब प्रैक्टिस कर सकें, वो आप पर है, अप टू यू। तो मैं समझता हूँ मेंस के कम से कम हर लेसन में 30 क्वेश्चन तो आपको खुद हैंड रिटन, खुद हाथों से लिखकर करने चाहिए। 30 क्वेश्चन कम से कम मेंस के, और लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास, 15 से 20 क्वेश्चन एडवांस के करने चाहिए। ठीक है, 20 नहीं मिलते तो किसी किसी क्वेश्चन में 10 ही मिल रहे हैं तो 10 तो जरूर करने चाहिए, और वो भी लिख कर याद करने हैं, देखने हैं, सोल्व करने हैं, फिर आगे बढ़ना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप आराम से IIT क्वालिफाई कर सकते हैं।
है ना, और ये प्रैक्टिस 3 बार करनी है, याद रखना, एक बार नहीं। चलिए भाई ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भाई ये एक डेरिवेशन है बस छोटी सी, और कुछ नहीं है, तो आपको डेरिवेशन भी रिकॉल हो जाएगी और फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, और ये फॉर्मूला वगैरह इस बार भी आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो फिजिक्स में भी आता होगा, है ना। यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स वाले बच्चे बैठे होंगे ना। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए हीटेड फिलामेंट, कोई गर्म फिलामेंट है और उसमें से इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, वाज पास्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स केप्ट एट द पोटेंशियल डिफरेंस V ESU, वोल्ट ESU में दिखा रखा उन्होंने चार्ज। इफ इलेक्ट्रॉन एंड मास E and M आर द चार्ज एंड मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज और मास है, E का मतलब चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, M का मतलब मास है respectively, then the value of h by lambda where lambda is wavelength associated with the electron wave is given, h Planck's constant है, तो पूछ रहा है h by lambda की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी, और उसने क्या कहा है क्वेश्चन में, जरा ये देखना कि एक हीटेड फिलामेंट है, कोई एक फिलामेंट है, कोई लोहे की रोड है, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, निकल रहे हैं, ठीक है। उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कुछ इस तरह से इन दोनों प्लेट्स के ऊपर, ये चार्ज प्लेट है, यहां से मैं इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ रहा हूँ इसको, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज प्लेट होंगी, तो ये दोनों यहां से पास आउट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसा कुछ उसने बोला है। तो चार्ज बाय मास, ये बोल रहा है E and M चार्ज एंड मास है, तो h बाय लैम्डा की वैल्यू निकालनी है आपको कि h बाय लैम्डा वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, वो कैसे दिया जाएगा h बाय लैम्डा। एच प्लैंक कांस्टेंट है, लैम्डा वेवलेंथ होती है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आपको बतानी है भाई, सीधी सी बात है, ठीक है, और इसमें कुछ खास नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ किसके इक्वल होती है, तो हमें कुछ फॉर्मूलाज पहले से पता होने चाहिए, जैसे कि h बाय लैम्डा तो हमें फाइंड आउट करना है, ये रहा, ठीक है, हमें पता है लैम्डा इक्वल क्या होता है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप h बाय m इंटू v, ये याद है किसी को? यस सर। तो मैं लैम्डा को यहाँ से h बाई पी भी लिख सकता हूँ, mv का मतलब मोमेंटम होता है, ठीक है, मोमेंटम को p जैसे सिंबल से डिनोट करते हैं, तो ये h बाई पी भी लिख सकते हैं क्योंकि mv जो होता है वो p ही होता है, ठीक है। तो डी ब्रोगली क्या कहता है, पहले मैं उसको थोड़ा कंफर्म कर देता हूँ। डी ब्रोगली कहता है जो लैम्डा इक्वल h बाई mv है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.6 into 10⁻34 जूल सेकंड, 6.626 वैल्यू होती है इसकी अप्रोक्सीमेट, चलो वो वैल्यू लिख भी देते हैं ताकि आपको रिकॉल हो जाए थोड़ा, है ना। h की वैल्यू 6.626 into 10⁻34 जूल मल्टीप्लाई में सेकंड, ये जूल सेकंड याद रखना, कई बार बच्चे सिर्फ यूनिट याद नहीं रखते हैं, बट इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये कई बार छोटे मोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो देखिए भाई ये तो h होता है, ठीक है, तो कांस्टेंट है, बात खत्म। mv मास और वेलोसिटी, तो ये डी ब्रोगली रिलेशनशिप बोलता है कि अगर कोई चीज चल रही है, मोशन में है, क्योंकि वेलोसिटी की बात की उसने, मोशन में है, तो पक्के तौर पर उसकी वेवलेंथ निकाली जा सकती है, तो मतलब उसमें वेव कैरेक्टर पक्का मिलेगा, वेवलेंथ निकालने की बात कर रहा है ना, तो इसका मतलब वेव कैरेक्टर मिलेगा। ये बात समझ में आई सबको? बड़ी गहरी बात है, सोच के देखना। यस सर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो मोशन में है तो डेफिनेटली उसमें वेव कैरेक्टर जरूर होगा। अगर मैं चल रहा हूं, मैं मोशन में हूं, तो मेरी कोई ना कोई वेलोसिटी है, मुझ में मास है, तो एनीथिंग विच हैज मास एंड हैज सम वेलोसिटी, उसका मास है और उसमें कोई वेलोसिटी है, तो पक्के तौर पर उसमें वेव कैरेक्टर मिलेगा ही मिलेगा। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जो बोला गया था, ये उसी को डिफाइन करता है कि अगर कोई चीज चल रही है और उसमें मास है तो उसमें वेव कैरेक्टर जरूर मिलेगा। और अगर इसका मतलब जो फोटोन होता है, लाइट का फोटोन, वो भी तो चलता है ना, अगर वो कोई चीज है डेफिनेटली इट इज समथिंग, तो फोटोन अगर कुछ है तो उसमें वेव कैरेक्टर जरूर होगा। तो फोटोन में तो हम बोलते हैं तो प्योर वेव है, नहीं, उसका मास भी निकाला जा सकता है, उस फोटोन का मास निकाल सकते हैं कैसे, वेलोसिटी ऑफ फोटोन भरो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है ना, और उसका लैम्डा अगर आपको उसकी वेवलेंथ पता है तो आप मास निकाल सकते हो, अगर मास भी पता है फोटोन का तो वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो यानी हर चीज में मास होता है, लेकिन जब कोई चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं, बहुत छोटी, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ नेचर समझा रहा हूँ, ध्यान दे लेना इस बात पर, इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है अब, जब कोई चीज बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाती है
तो उसका मास लगभग ना के बराबर हो जाता है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, तो उसमें वेव कैरेक्टर आ जाता है, तो हम उसको सिर्फ वेव बोलते हैं। जब कोई चीज बहुत ही छोटी हो जाए उसको सिर्फ वेव बोलते हैं। ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. कुछ चीजों को सिर्फ वेव क्यों कहा जाता है? दैट इज द रीजन, जब चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं तो भाई उनका मास ना के बराबर हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसलिए लैम्डा इक्वल एच बाई एम वी, यहाँ पर सिर्फ लैम्डा की वैल्यू आएगी, वेवलेंथ आएगी, मास की वैल्यू लगभग ना है, तो इसको हम सिर्फ वेव बोलेंगे। इसलिए फोटोन हो गया, एक्स रेज हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, लाइट की वेव्स होगी जो विजिबल लाइट है, इन सबको सिर्फ वेव बोलते हैं। गामा रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये सारी वेव है प्योरली। क्यों? क्योंकि इनमें मास लगभग ना के बराबर होता है। ठीक है, अब जो बड़ी चीजें हैं, ठीक है, जिनका मास बड़ा होता है, ज्यादा मास वाली चीजें हैं, उनका क्या है, उनका मास नेग्लेक्जिबल नहीं है, लेकिन उनका वेव कैरेक्टर फिर छोटा आएगा। सोचो मास की वैल्यू ज्यादा भर दो यहाँ पे, ये मास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी हम इतनी नहीं बढ़ा पाएंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई अब यहाँ h से मल्टीप्लाई तो h से और डिवाइड तो h से ही करना है, तो ये वैल्यू जो है वो क्या आती है भाई, वेव कैरेक्टर छोटा होता जाएगा, मास बढ़ता जाएगा, वेव कैरेक्टर छोटा होता जाएगा। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि इसमें वेव कैरेक्टर ना के बराबर है। जो बहुत हैवी चीजें होती हैं उनका वेव कैरेक्टर ना के बराबर आता है। वेव मतलब वो ऐसे जिग जैग में नहीं जाएंगे, वो सीधी लाइन में जाएंगे। ठीक है, कोई हैवी चीज अगर चल रही है तो वो सीधी लाइन में जाती है। ठीक है, अब मान लो इस सीधी लाइन को मैं वाइड करता जाऊं, वाइड करता जाऊं, वाइड करता जाऊं, देखिए जरा, है ना। अब इसी को हम पिक्सल, अब इससे ज्यादा इसके पिक्सल नहीं फट सकते, तो ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ी लाइन ही है, ये सीधी नहीं है, दिख रही है ना। तो Yes, यानी sir. इसमें Yes, sir. ऐसे 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 करेक्टर होता है, लेकिन बहुत कम होता है, क्योंकि ये, अब अगर मैं इसको ऐसे बहुत छोटा कर दूं आपके सामने, आप जरा ये देखिएगा, तो यही लाइन आपको बिल्कुल परफेक्टली सीधी नजर आने लग जाएगी। अब देखो ये लाइन सीधी नजर आएगी, है ना। ठीक है, बिल्कुल Yes, छोटा कर दें Yes, तो sir. यही लाइन सीधी हो जाती है। तो यानी कि जब चीजों का मास बहुत ज्यादा होता है तो उनका वेव कैरेक्टर बहुत ही छोटा होता है। जब वेव कैरेक्टर छोटा हो गया तो हम बोलते हैं कि भाई ये वेव नहीं है, दिस इज पार्टिकल, तब हम उसको पार्टिकल बोलते हैं। ये समझ में आया बेटा? जी Yes, सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से आपका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर कंफर्म हो गया कि जब चीजें बहुत बड़ी होती हैं, मास बढ़ जाता है, तो उसका वेव नेचर छोटा हो जाता है, और जब किसी चीज का मास बहुत कम हो जाता है तो उसका वेव नेचर बड़ा हो जाता है, इसलिए हम उसको सिर्फ वेव बोलते हैं। तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन बिटवीन आए, बॉर्डर लाइन पर, जैसे कि इलेक्ट्रॉन। अब आप इलेक्ट्रॉन को ना सिर्फ वेव नहीं कह सकते, क्योंकि उसका मास भी मायने रखता है, काफी मास होता है, वैसे तो बहुत कम होता है लेकिन फिर भी वो काफी होता है, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे कि भाई ये पार्टिकल है। लेकिन क्योंकि उसका मास इतना भी ज्यादा नहीं होता दूसरों के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये वेव नेचर भी रखता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जैसी जो चीजें हैं उसको दोनों नेचर बुलाया था, वो बॉर्डर लाइन में आते हैं, वो पार्टिकल भी है, वो वेव भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से मास कम करोगे, फोटोन का मास बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन से तो बहुत कम होता है, इसलिए वो सिर्फ वेव है। फोटोन से ऊपर कर दोगे, अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, कि न्यूक्लियस घूम रहा है, फोटोन से ऊपर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनका मास काफी ज्यादा होता है, तो हम उनको बोलेंगे ये पार्टिकल नेचर ज्यादा रखते हैं बजाय कि वेव नेचर के। ठीक है, हालांकि उनका मास भी हमारे मुकाबले तो बहुत ही कम होता है, तो इसलिए हम तो प्योरली पार्टिकल में आएंगे, लेकिन वो लोग भी पार्टिकल में आते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मुकाबले तो उनका मास बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन आता है, बॉर्डर लाइन पर आता है, इसलिए वो ड्यूअल नेचर रखता है। वैसे तो सभी में ड्यूअल नेचर होता है, हमने भी वेव कैरेक्टर होता है ना। ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. यहाँ तक समझ में आ गया? तो भाई ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और आपको लैम्डा इक्वल एच बाय एम वी है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अब दूसरी बात करते हैं, एक दूसरा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ये भी पता है सबको, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को
mv² डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूँ। हाफ को मतलब ऊपर ले गया, बात एक ही है ना। इसको मल्टीप्लाई किया m से, डिवाइड किया m से, कर सकते हैं ना। यस सर। क्लियर है ना। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख दूं m² डिवाइड बाय 2m। तो m और v क्या होता है, वो तो रो होता है ना, p मोमेंटम। तो मैंने p का स्क्वायर कर दिया, m² v² डिवाइडेड बाय 2m। ये भी क्लियर हो गया ना सबको। यस सर। Yes, हाफ sir. mv² से हमने p² बाय m निकाल लिया। p² को अगर मैं p² में p की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो 2m क्या चला जाएगा, 2m जो मल्टीप्लाई में चला जाएगा काइनेटिक एनर्जी के, तो 2m को काइनेटिक एनर्जी की मल्टीप्लाई में कर दिया। अब p² था, तो मैं अगर इसको स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो अंडर रूट आ गया, 2 अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट, क्योंकि एनर्जी है तो एनर्जी अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट कर दूं ईवी में, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी है। ये भी काइनेटिक एनर्जी भी तो एनर्जी ही होती है ना। जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईवी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, है ना, किलो जूल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यानी ये एनर्जी ही है, तो इसको मैंने जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो 2m का अंडर रूट, और मुझे पता है ये क्या था, अगर मैं इसको देखता हूँ डी ब्रोगली रिलेशनशिप को, यहाँ से मैंने लैम्डा इक्वल h बाई एम वी निकाला था, एम वी की जगह h बाई पी भर सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं p की वैल्यू भर दूं तो p इधर चला गया, लैम्डा नीचे आ गया, h बाई लैम्डा, तो p को हम h बाई लैम्डा पुट कर सकते हैं। यस, क्लियर है सबको। Yes, sir. यस तो सर। हमें यही जी करना था कि h बाई लैम्डा को हमें एनर्जी और मास की फॉर्म में निकालना था, तो हमने मास की फॉर्म में h बाई लैम्डा को निकाल दिया 2m का अंडर रूट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ में आ गया बेटा, यही इसने पूछा था कि h बाई, देन वैल्यू ऑफ h बाई लैम्डा आपको बतानी है कि h बाई लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी, तो वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, समझ में आया। ये डेरिवेशन है छोटी सी, दो चीजों से मिलकर बनी है, बहुत आसान है। डेरिवेशन याद रहे ना रहे, लेकिन याद रखना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और डी ब्रोगली रिलेशन h बाई एम वी होता है, ठीक है। और अब आपको ये तीसरा फॉर्मूला जो डिराइव किया है, h बाई लैम्डा इक्वल अंडर रूट 2m इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, ये याद रखना। क्लियर है ना बेटा सबको। तो ये चीज याद रहनी चाहिए इसमें। Yes, sir. ठीक है, इस फॉर्मूला में अभी तक जो डिराइव किया इसमें कोई टर्म ऐसी जो आपको समझ ना आई हो, m का मतलब मास है, ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू लिख चुका हूँ, लैम्डा वेवलेंथ होती है। एनीथिंग एल्स जो आपको कोई टर्म अगर क्लियर ना हो तो बताओ। ये फॉर्मूलाज फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। कल वाले सेशन में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी के बेस पर, तो आज तो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन और आसान वाले क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। अब हाँ भी कोई ऐसा स्टूडेंट जिसे समझ ना आया हो, एनीवन एल्स कैन आस्क मी। आ गया सबको, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो भाई, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है, ध्यान से पढ़िए। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच एस्टेब्लिश्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम यूज्ड ए बीम ऑफ, तो उसने किस चीज का बीम यूज किया था, तो ये पता है, अल्फा पार्टिकल यूज किए थे उसने, है ना। रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। याद है किसी को, 9th क्लास में भी था ये तो क्वेश्चन, यस सर। है ना, ये 11th। अब अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, तो ध्यान देना, अल्फा पार्टिकल सिर्फ एक नाम दे दिया गया है हीलियम के न्यूक्लियस को। तो हीलियम क्या होता है भाई, मैंने यहाँ लिख रखा है 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में। हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो होता है हीलियम। अब हीलियम में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन बचेगा। तो हीलियम का न्यूक्लियस रह गया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल गए। तो हीलियम के न्यूक्लियस को, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, उसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, दैट इज दिस वन। अल्फा पार्टिकल कुछ भी नहीं है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, यही अल्फा पार्टिकल होता है। ये समझ में आ गया सबको। यस सर। Yes, sir. अब एक और चीज, बीटा पार्टिकल क्या चीज होता है भाई, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को ही कहा जाता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उसमें सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहे हैं तो बढ़िया बात।
तो यहाँ इसने बीटा पार्टिकल भी बोला था। तो हमें सारे ऑप्शंस देखने चाहिए, उसमें कोई और ऑप्शन दे रखा है, उसमें कोई और चीज दे रखी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ कई बार नहीं पता लगता है हर क्वेश्चन में, अगर आप खुद कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मैं करवा रहा हूँ तो आपको हर ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो भाई बीटा पार्टिकल का मतलब है इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल का मतलब है हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हमें पता है उसने हीलियम का न्यूक्लियस ही तो लगाया था उसके ऊपर, है ना, हीलियम न्यूक्लियाई का यूज किया था, जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। हमें लिखा हुआ अल्फा पार्टिकल आता है, लेकिन एक्चुअल में वो हीलियम न्यूक्लियस था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हीलियम न्यूक्लियाई विद इम्पिंग्ड विद ए मेटल फॉइल एंड गोट स्कैटर्ड। तो उसको स्कैटर्ड किया था मेटल फॉइल के अंदर, उसको बांध के, ठीक है, ये था हीलियम न्यूक्लियाई। बात करते हैं गामा रेज भी, इसने बी ऑप्शन में उसने गामा रेज का नाम ले रखा है, ठीक है। सी ऑप्शन में उसने हीलियम एटम का, हीलियम एटम तो प्योरली गलत। तो गामा रेज क्या होती हैं? तो ये प्योरली वेव होती हैं, वेव कह लो, रे कह लो, है ना। और ये क्या काम करती हैं भाई? जितनी भी वेव्स होती हैं इनका जो वेव लेंथ है वो बहुत बड़ा होता है, छोटा होता है। वेव लेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी की। ये चीज याद रखना आप, ई एच इंटू न्यू होता है, ठीक है। और एक और चीज है कि सी इक्वल होता है न्यू इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू न्यू। ये फॉर्मूलाज याद होंगे। सी यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है, कांस्टेंट है ये, जिसका कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.0 यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है कांस्टेंट। ठीक है बेटा, क्लियर है ये सबको? जी Yes, सर। sir. तो ये वाले फॉर्मूले भी याद रखिएगा। अब यहाँ से आप एक रिलेशन बना सकते हैं कि अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ न्यू का, न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इस नीचे वाले फॉर्मूले से निकालूंगा तो वो सी बाय लैम्डा बनेगी, सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो ये तो कांस्टेंट है, तो यानी कि इक्वल होता है न्यू, ये इसी फॉर्मूले से आया। तो ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, ठीक है, तो मुझे नीचे, ऊपर वाला तो फिक्स है, मुझे नीचे वाले को कम करना पड़ेगा। ये जितना छोटा होगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। तो यानी लैम्डा अगर कम होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के, है ना। तो यानी फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी, एच कांस्टेंट है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा? एनर्जी बढ़ेगी। और फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी? फ्रीक्वेंसी लैम्डा को कम करके होगी। तो यानी कि लैम्डा यानी वेव लेंथ अगर किसी की कम होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। ये है रिलेशन बिटवीन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे वेव लेंथ कम होती है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो एनर्जी बढ़ती है इसकी वेव्स की। तो भाई गामा रेज जो होती हैं वो एक्स रेज से ज्यादा एनर्जी रखती हैं। एक्स रेज जो हड्डियों को दिखा देती हैं, आपको सबको पता होगा ना, एक्सरे करवाते हैं हम अपनी बॉडी का, तो Yes, वो sir. मांस को आसानी से पार कर जाती हैं, लेकिन हड्डियों को पार नहीं कर पाती वेव एक्स रेज। तो क्योंकि वो हड्डियों को पार नहीं कर पाती इसलिए हड्डियों की फोटो खींच जाते हैं। लेकिन गामा रेज जो है उनकी पेनिट्रेशन पावर, अंदर तक घुसने की पावर, वो हड्डियों को भी आर पार कर जाएंगी। मतलब अगर गामा रेज से आप अपना फोटो खिंचवाना चाहें, ठीक है, बॉडी का, तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा, बस एक लाइन सी आएगी कि मांस हल्का हल्का, जैसे आपको जब एक्सरे करवाते हैं तो हड्डियों के बाहर भी चारों तरफ मांस की छोटी सी फोटो आती है ना, हल्की हल्की सी, वैसे Yes, sir. हड्डियों की भी वैसी फोटो आएगी, हल्की हल्की सी। हड्डियां एग्जैक्टली नहीं दिखाई देंगी गामा रेज में। गामा रेज की एनर्जी बहुत हाई होती है। जैसे एक्सरे अगर आपकी बॉडी से, हाई एनर्जी वाली एक्सरे अगर आपकी बॉडी से पास हो जाए, जो आप एक्सरे करवाते हैं वो लो एनर्जी की वेव होती है। अगर हाई एनर्जी, उससे भी ज्यादा हाई एनर्जी वाली पास आउट कर दें, हमें कैंसर हो सकता है, हम मर भी सकते हैं अगर ज्यादा एक्सपोजर में आ गए तो। और अगर उससे भी हाई यानी अगर गामा रेज की बात कर रहे हैं, इसके एक्सपोजर से तो डायरेक्ट कैंसर होगा। और थोड़ी देर 2-4 मिनट अगर इसके सामने आ गए हम गामा रेज के, तो डेथ पक्का है। समझ गए कितना खतरनाक होती है गामा रेज, है ना। और गामा से भी खतरनाक होती है वेव, इनसे भी ज्यादा हाई एनर्जी की वेव को बोलते हैं, क्या होती है वो पता है? कॉस्मिक वेव। कॉस्मिक वेव होती हैं, जिसके बारे में आप लोग कभी स्टडी नहीं करने वाले हैं, शायद फिजिक्स में कहीं वहीं स्टडी होती है इसकी, लेकिन केमिस्ट्री में तो हमने नहीं किया मास्टर कोर्स तक, तो है ना। तो कॉस्मिक वेव जो है वो गामा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं,
इसीलिए आप सामने भी आ गए उनके तो हम लोग तभी खत्म, है ना, उड़ जाएंगे हवा में ही, ऐसा कुछ होने वाला है, पता ही नहीं लगेगा इंसान था भी कि नहीं, सब कुछ खत्म अचानक से। तो ये होता है कॉस्मिक वेव में, और भी ज्यादा हाई एनर्जी सब वेव है। तो यहां से आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, फिर से रदरफोर्ड का ये क्वेश्चन है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल, यानी वही हीलियम के न्यूक्लियस की बात कर रहा है। ओनली न्यूक्लियस हीलियम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो न्यूक्लियस ही बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लीड टू द कंक्लूजन ऑफ, तो उसने क्या कंक्लूजन दिया था भाई रदरफोर्ड ने? तो पहला वो बोल रहा है मास और एनर्जी का रिलेशन, मास ऑफ एनर्जी का रिलेशन तो उसने दिया था आइंस्टीन ने, है ना, कि क्या दिया था, E इक्वल एम सी स्क्वायर, याद है सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो मास और एनर्जी का तो रिलेशन उसने दिया था, ये तो रिलेशन नहीं है। दूसरा देखिए, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, यही बात एक्चुअल में रदरफोर्ड ने बताई थी। जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उसने देखा कि ये हमारा पूरा एटम है और यहाँ पर अल्फा पार्टिकल इसके आर पार जा रहे हैं, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो आर पार चले गए। 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल था जो यहाँ टकराया और टकराने के बाद वापस बैक आया था, बैक बाउंस किया था उसने। तो यहाँ इसका मतलब कि उसने ये कंक्लूज किया कि इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसी को ऑक्यूपाई करते हैं इलेक्ट्रॉन, बाहर होते हैं वो न्यूक्लियस से बाहर, ये बताया था उसने। न्यूट्रॉन आर बरीड अप इन द डीप ऑफ द न्यूक्लियस, ये भी उसने नहीं बताया कि न्यूट्रॉन होते भी है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, तो सी ऑप्शन भी गलत है। द पॉइंट इम्पैक्ट विद द मैटर कैन बी प्रीसाइजली डिटरमाइंड, मैटर के साथ जो इम्पैक्ट होता है उसको डिफाइन किया जा सकता है, तो भाई किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन ये भी रदरफोर्ड ने नहीं बताया। रदरफोर्ड सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ बाहर घूमते रहते हैं और ज्यादातर एटम खाली होता है, ये बताया था रदरफोर्ड ने। क्लियर है? Yes, sir. देखिए Yes, sir. Yes, sir. okay, Yes, sir. थ्योरी आपने पढ़ी होगी डेफिनेटली, लेकिन उस थ्योरी में कुछ कंफ्यूजिंग चीजें भी आती है, जैसे अब यहाँ पर 2-3 चीजें डाल रखी हैं, तो इसको ध्यान से करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी भले ही लर्न आपको, तो इसलिए क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस के बिना हम थ्योरी को प्रीसाइजली नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, रेडियस ऑफ, ये लर्निंग क्वेश्चन है भाई, रेडियस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस कितनी होती है? तो वो 10⁻13 सेंटीमीटर होती है, ये ध्यान कर लेना, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो सीधी सी बात है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 10⁻13 होती है, नथिंग स्पेशल इन दिस, बस इतना ही है, ठीक है, लर्न करने वाली चीज है, तो ये आपको ये डाटा याद होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, अभी बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन, बोहर ने क्या एक्सप्लेन किया था? तो बोहर ने तो देखो फॉर्मूला दिया था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का, En इक्वल -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, वेलोसिटी निकालने का भी दिया था उसने फॉर्मूला, और MVR जो मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला भी दिया था। वो सारे फॉर्मूला हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ इसने क्या पूछा है जरा वो देखते हैं। तो द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली, क्या सिर्फ हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम निकाल सकता है? उसने स्पेक्ट्रम पे बात की है, बोहर ने स्पेक्ट्रम भी डिफाइन कर दिया था, है ना, कि हाइड्रोजन एटम या कोई भी हाइड्रोजन लाइक एटम, उसने सिर्फ हाइड्रोजन पर नहीं बोला था, उसका फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब जिस भी एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक ओनली, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर इसका फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। लेकिन अब हम बोलेंगे कि भाई अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो एक तो सिर्फ हाइड्रोजन के पास है, बाकी तो किसी के पास होता ही नहीं है ना, तो क्या सिर्फ हाइड्रोजन पर है, तो यानी ए ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन नहीं, उसने कुछ और बताया था। अगर हमने जो पीछे फॉर्मूला किया, मैं उसी को रिकॉल कर रहा हूँ, देखिए En इक्वल क्या था, 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। अब n तो शेल नंबर है, z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर मतलब कि अगर हीलियम की बात कर रहे हैं तो हम उसका एटॉमिक नंबर z लेंगे 2, अगर लिथियम की बात कर रहे हैं उसका z लेंगे 3, है ना, उसका एटॉमिक नंबर ले रहे हैं। मतलब ये दूसरे एटम्स के बारे में भी बता सकता, बिल्कुल बता सकता है, बट दूसरे एटम्स में बस एक चीज ध्यान रखनी कि इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 ही होना चाहिए। तो हीलियम में अगर 1 इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं तो कैसे लगेगा भाई, हीलियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज कर दो,
है ना, 1 पॉजिटिव। तो अभी हीलियम में एक ही क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दूसरा अगर लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम में क्या करूं मैं, लिथियम के ऊपर अगर मैं 2 पॉजिटिव कर दूं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 मैंने बाहर निकाल दिए, तो ये भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। यस, क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. 1 इलेक्ट्रॉन Yes, सिस्टम के ऊपर, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के ऊपर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है, तो डिफरेंट एटम्स पर हो सकता है, तो उनका स्पेक्ट्रम भी ये फॉर्मूला बता सकता है। तो बी ऑप्शन देखिए क्या कहता है, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। कोई एटम हो भले ही आयन हो, तो हीलियम और लिथियम तो आयन है, 1 इलेक्ट्रॉन जिनमें हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, उसका स्पेक्ट्रम ये डिफाइन कर सकता है। देखिए बोहर मॉडल में ये चीज आपने शायद नहीं पढ़ी होगी ना, तो ये जब हम क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट टाइप के, तो ऐसे क्वेश्चंस तब हमें समझ में आता है। तीसरा ऑप्शन है द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन को भी कर सकता है डेफिनेटली, लेकिन मॉलिक्यूल का नहीं कर सकता, ओनली 1 सिस्टम, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा था, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बनता है। द सोलर स्पेक्ट्रम, सनलाइट से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको क्या डिफाइन कर सकता है बोहर मॉडल, नहीं कर सकता। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब मुझे एक Yes, sir. जनरल, ओके बेटा, जनरल नॉलेज की मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या होता है स्पेक्ट्रम, व्हाट इज स्पेक्ट्रम, किसे पता है? एनीवन कैन टेल मी, स्पेक्ट्रम क्या होता है? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है? अगर आपको ये समझ आ रहे हैं तो मतलब आपको ये आ रहे हैं अच्छे से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना? बताइए बेटा, स्पेक्ट्रम किसी को आता है? कलर्स, अ सेट ऑफ कलर्स जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सॉरी समझ नहीं आया, क्या बोले? अ सेट ऑफ कलर्स जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं। सेट ऑफ व्हाट? कलर्स और बीम्स। कलर्स, ओके, ठीक है। हाँ वैसा कुछ कह सकते हैं। एक्चुअल में ये बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेव्स का, जो वेव्स होती है ना, वेव का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर वेव्स का क्या होता है, पैटर्न होता है। मतलब अगर मैं कम वेव से ज्यादा वेव तक सारी वेव्स को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस, क्योंकि जनरली विजिबल लाइट की अगर हम बात करते हैं, इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम नाम दिया गया। विजिबल लाइट में क्या होता है, विबग्योर, GYOR, है ना? तो विबग्योर में क्या होता है भाई, 7 कलर हैं। तो देखो, वायलेट, इंडिगो, तो रेड, रेड की वेवलेंथ सबसे कम होती है ना, स्मॉल वेवलेंथ, स्मॉल लैम्डा, मैं लैम्डा लिख रहा हूँ इसको अकेला, है ना, स्मॉल लैम्डा। और इसका वेवलेंथ क्या होता है भाई, वायलेट का, इसका बिग वेवलेंथ होता है, तो बिग लैम्डा। लैम्डा बड़ा है तो क्या होगा, उल्टा लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, स्मॉल नहीं, ये रेड वाली बिग होती है। यस सर, रेड की बड़ी होती है सर वेवलेंथ। ठीक है। तो देखिए रेड बिग है और वायलेट का स्मॉल है, इसका लैम्डा स्मॉल है। अब लैम्डा स्मॉल है, इसका मतलब इसका न्यू बड़ा होगा, यानी कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो ये स्मॉल लैम्डा हाई एनर्जी, ये आएगी हाई एनर्जी, है ना? और इसका, इसकी एनर्जी आएगी लो एनर्जी। तो देखो, लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ या हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ अगर मैं सारी वेव्स को एक पैटर्न में लगा दूं, तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जनरली क्योंकि व्हाइट कलर, व्हाइट लाइट में ये कलर किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इसलिए हम ये कह देते हैं कई बार कि कलर्स को एक रेंज में लगाना, हम उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं, डिफरेंट कलर्स को। लेकिन एक्चुअल में कलर के पीछे का सीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि कलर को विबग्योर ही क्यों लिखा, पहले वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे ही क्यों लिखा, इनको किसी और पैटर्न में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में क्या है, वेवलेंथ के बढ़ते या घटते क्रम में है ये सीरीज में। तो हम हाई एनर्जी से लो एनर्जी के पैटर्न में अगर वेव्स को लिखते हैं, किसी भी वेव को, या लो एनर्जी से हाई, उल्टा भी लिख सकते हो, है ना, तब हम उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्योंकि जनरली व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कलर्ड होता है, तो इसलिए हम कलर से भी उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन बाकी की एनर्जीज जो वेव्स होती हैं, उनके स्पेक्ट्रम को हम सिर्फ कलर से तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनका तो कलर दिखाई नहीं देता। एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड रेज, इनका कौन सा कलर है, कलर तो है ही नहीं। तो इनको भी जब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या एनर्जी की फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसको भी स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं।
तो देखो अब ये बोहर मॉडल ने स्पेक्ट्रम ऑफ एटम कैसे रिप्रेजेंट किया था, कैसे बनता है ये स्पेक्ट्रम, अब उसके बारे में बात करते हैं। जो एटम है वो जब हम उसको गर्म करते हैं, ठीक है, किसी भी एटम को अगर आप गर्म करते हैं, अब यहाँ से आपको स्पेक्ट्रम से एक चीज और समझ में आएगी। किसी भी एटम को जब गर्म किया जाता है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो जब मैं इसको गर्म करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, हो सकता है यहाँ पहुंच जाए, हो सकता है इससे नेक्स्ट में पहुंच जाए, हो सकता है इससे नेक्स्ट में, ठीक है। तो देखो मान लो मेरे पास 1,00,000 एटम्स थे, सपोज छोटा सा नंबर है, 1 मोल में 6.022 10^23 एटम्स होते हैं, पर सपोज मेरे पास 1,00,000 एटम थे, मैंने सबको गर्म किया, तो क्या सब सेम एनर्जी वो करेंगे क्या, ये बताइए जरा। सबको एनर्जी सेम मिलेगी, नहीं मिलेगी, किसी को कम किसी को ज्यादा ऐसे मिलेगी ना बेटा, है ना। तो कोई इलेक्ट्रॉन हो सकता है पहले ही एक्साइटेड स्टेट में जाए, मतलब फर्स्ट शेल से सेकंड में जाएगा, कोई थर्ड में चला जाए, कोई फोर्थ में, कोई फिफ्थ में, कोई सेवंथ में, जो सबसे पास होगा हीट के, वो हो सकता है कि उसका इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बाहर ही निकल जाए, है ना। कोई हो सकता है 10th शेल में बैठा हो, तो अनलिमिटेड शेल्स होती हैं एटम के अंदर, ये मत सोचना कि 5 6 7 तक होती हैं, अनलिमिटेड होती है, लिमिटलेस। तो हो सकता है कोई 10th शेल में बैठा हो, कोई कहीं बैठा हो, तो क्या करें भाई, सभी इलेक्ट्रॉन जब वापस आएंगे नीचे, क्योंकि जब वो ठंडे होंगे, मैंने आग लगाना बंद कर दिया, अब सोचो वो ठंडे हो रहे हैं, तो ठंडे होंगे तो हाइयर एनर्जी से फिर से लोअर एनर्जी में आ जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन, और वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो एनर्जी डोनेट करेंगे, यस और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. इस एनर्जी के पैटर्न को अगर मैं रिकॉर्ड कर लूं, और फिर हाई एनर्जी जिस जिस भी इलेक्ट्रॉन ने हाई एनर्जी डोनेट की, किसी ने लो करी, किसी ने और लो करी, किसी ने उससे भी लो, उससे भी लो, एक ऐसा होगा जो फर्स्ट शेल से मतलब ग्राउंड स्टेट में आएगा, सेकंड शेल से ग्राउंड स्टेट में, मतलब सेकंड से फर्स्ट में आएगा, उसकी सबसे लो एनर्जी, और मैं उसको एक पैटर्न में लिख दूं, ठीक है, तो वो क्या बन गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मैंने पैटर्न लिया था। समझ में आया स्पेक्ट्रम क्या होता है हाइड्रोजन का। Yes. Yes. Yes, sir. इट इज नथिंग, एटम को गर्म करो, गर्म करने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। अब एक एटम को तो आप उठा के गर्म नहीं कर सकते, मल्टी एटम्स होंगे, और उनको एनर्जी भी अलग अलग तरह से मिलेगी, किसी को ज्यादा किसी को कम। जैसे हम आलू की सब्जी बनाते हैं घर पे, है ना, कई बार एक आलू कच्चा रह जाता है, हम कहते हैं कि अरे ये तो कच्चा रह गया, लेकिन सारे आलू कच्चे नहीं रहते, है ना। तो वैसे ही, क्योंकि उनको सेम एनर्जी नहीं मिल रही होती ना, तो वैसे ही यहाँ पर हो रहा है भाई, कि भाई किसी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मिल रही है, किसी इलेक्ट्रॉन को कम मिल रही है एनर्जी, तो जिसकी वजह से उनकी एक्साइटेड स्टेट अलग अलग हो जाती है। जब उनको ठंडा करते हैं तो वो अलग अलग एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे, तो सभी एटम अलग अलग एनर्जी को छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे। उसको हम इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग एनर्जी में रिप्रेजेंट करते हैं, कि पहले इतनी एनर्जी आई, मैं तो सिर्फ एनर्जी मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे मेजर होती है एनर्जी, जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक वो होती है, प्लेट होती है, जैसे एक्सरे वाला, वो देखा आपने एक्सरे वाला वो पेज होता है जो देखा होगा सभी ने, उसमें एक्सरे नजर आता है, Yes, sir. तो Yes, वैसे sir. Yes, है sir. ना, हाँ वैसी कोई मैं फोटो इलेक्ट्रिक इस तरह की कोई मतलब मटेरियल की कोई चीज लेता हूँ, उसके ऊपर वेव्स को डालता हूँ, तो सभी वेव अपने अपने हिसाब से, हाई एनर्जी वाली वेव अलग तरह का पैटर्न बनाती है, लो वाली अलग तरह का पैटर्न बनाती है। तो जितने भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स थे, जो बहुत सारे एटम्स के थे, उन्होंने सबने जो एनर्जी छोड़ी, उन्होंने सबने अलग अलग पैटर्न बनाया। उस पैटर्न को मैं एनर्जी हायर से लोअर के हिसाब से अपने हिसाब से अरेंज करके चेक करता हूँ, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। और एक चीज और कमाल की बात ध्यान देना, हाइड्रोजन की पहली शेल में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकंड शेल में जब भेजते हैं, और लिथियम के या हीलियम के ग्राउंड स्टेट के एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में भेजते हैं, क्या दोनों में एनर्जी सेम लगेगी? No, sir. No, अलग sir. No, sir. रीजन क्या है, अलग क्यों लगेगी? क्या कोई ये बता सकता है कि रीजन अलग क्यों लगेगी? अलग लगेगी, ठीक है, पर क्यों लगेगी अलग? न्यूक्लियस अलग है बेटा, ध्यान दो, न्यूक्लियस। हाइड्रोजन में तो एक ही प्रोटॉन होता है, लिथियम में 3 होते हैं, हीलियम में 2 होते हैं, तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन अलग है, तो उसको पहली एक्साइटेड स्टेट में भेजने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, जिसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है? Yes, sir. Yes.
और क्या कोई भी दो एटम ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में जिनका न्यूक्लियस में प्रोटॉन का नंबर सेम हो? है ऐसा कोई? अगर प्रोटोन नंबर सेम हो गया तो एटम ही सेम हो जाएगा, है ना। वन प्रोटोन मतलब हाइड्रोजन ही है, वो हीलियम नहीं हो सकता। हीलियम मतलब दो प्रोटोन, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। तो जब दो एटम सेम नहीं है, उनका न्यूक्लियस सेम नहीं है, तो उन न्यूक्लियस का, सोच के देखना, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाना, जब न्यूक्लियस सेम नहीं तो उन न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो अलग अलग है, तो उन सब का जो एनर्जी लेवल का पैटर्न आएगा, उनका जो स्पेक्ट्रम आएगा वो सबका अलग आएगा, किसी का किसी से नहीं मिलेगा। यस, ये बात कंफर्म है अब सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसलिए, और मॉलिक्यूल भी डिफरेंट एटम के मिलकर बने होते हैं। दो मॉलिक्यूल अगर सेम है तो उनका पैटर्न सेम आ सकता है, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल अलग हैं तो उनका भी एनर्जी लेवल का स्पेक्ट्रम अलग आएगा। तो इस तरह से स्पेक्ट्रम जो होता है वो हमारे फिंगर टिप्स के जैसा होता है। ये फिंगर टिप्स हमारे किसी से नहीं मिलते, हमारे मम्मी पापा से भी हमारे फिंगर टिप्स नहीं मिलते हैं, है ना। इस तरह से हम किसी भी चीज को स्कैन करके उसका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करके उसको कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं सदा सदा के लिए, एवर फॉर एवर। और जब उसी मॉलिक्यूल का सेम कंडीशंस में स्पेक्ट्रम लिया जाता है और वो किसी कंप्यूटर के किसी स्पेक्ट्रम से मैच कर जाता है, तो वो क्या होता है, वो हमें बता देता है कि इसमें ये वाला एलिमेंट है। तो एलिमेंट को कैसे ढूंढते हैं कि इसमें कौन सा एलिमेंट है, अब उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? Yes, sir. अब Yes, sir. इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तनिष्क जो है वो टाटा की कंपनी है, सोना भी बनाती है, वो पता होगा, सोने के गहने बनाती है, वो सेल करती है ना। तो Yes, sir. तनिष्क की शॉप में जाना, बाकी शॉप्स का मुझे पता नहीं है आजकल, क्योंकि जो लोकल वेंडर होते हैं हमारे, जो लोकल गोल्ड स्मिथ होते हैं, जो सोने का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ बोलते हैं उसे, सुनार। तो उन लोगों के पास वो शायद वो लोग मशीन ना रखते हो, बड़े लेवल वाली कोई दुकान है उसके पास जरूर होगा, है ना। तो वो लोग रखते हैं। तो वो एक मशीन होती है, स्कैनिंग मशीन, उसमें आपका गोल्ड रखेंगे, विद इन 30 सेकेंड वो गोल्ड को स्कैन करेगी, लैपटॉप और कंप्यूटर उसके साथ जुड़ा होता है और बता देगी कि इसमें सोना जो है 98% है, 90% है, 80% है, और बाकी उसमें चांदी मिक्स है या तांबा मिक्स है, वो सब बता देती है। वो यही काम करती है, वो स्पेक्ट्रम लेती है, तो उसे पता है गोल्ड का स्पेक्ट्रम कितना आया, तांबे का स्पेक्ट्रम कितना आया, और 30 सेकंड में आपको बता देगी कि इसमें इतनी चांदी, इतना सोना है। तो अगर आपको आपके गोल्ड स्मिथ पर शक हो, तनिष्क के पास जाइए, वहां से उनसे वो ग्राफ लेके आइए कि कितना कितना परसेंट आपके गोल्ड में असली गोल्ड है। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. आप Yes. आसानी से चेक करवा Yes, सकते हैं, sir. कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका जो गोल्ड स्मिथ है, कई बार बोलते हैं जी मैं खरा सोना देता हूँ जी, मैं मिक्सिंग करता ही नहीं। मिक्सिंग दो के बिना तो सोना सेल नहीं हो सकता भाई। या तो सोने के बिस्किट वगैरह ले आइए, क्योंकि सोने के गहने जो हैं वो 22 कैरेट से ही मिलकर बनाए जाते हैं। 24 कैरेट का मतलब 100%, तो 22 कैरेट में कितने परसेंट होते हैं आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया भाई महत्व स्पेक्ट्रम का, द Yes. इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेक्ट्रम। नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द स्पेक्ट्रम, है ना। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, Yes. चलिए बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट पहले बताना है फॉर द वैल्यू ऑफ E by m चार्ज बाय मास फॉर एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो इनका भाई चार्ज बाय मास का रेशो बताना है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का और अल्फा पार्टिकल का। तो देखिए, सबसे पहले मैंने अल्फा पार्टिकल निकाली। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है? अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है। 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, क्योंकि 2 प्रोटॉन होते हैं उसमें, और 2 प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? जितना 2 इलेक्ट्रॉन पर होता है। ये समझ में आ गया? Yes, sir. चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, CHARGE, चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, इक्विवेलेंट। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, 2 प्रोटॉन का चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं उसमें। अल्फा पार्टिकल में हमने बात की थी अभी अभी, हीलियम में, है ना। और प्लस में मास कितना होता है? 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास होता है अल्फा पार्टिकल में। तो ये आ गया चार्ज बाय मास का रेशो। ठीक है, अब एग्जैक्ट नहीं निकलेगा ये, बट हम आगे बात बढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। न्यूट्रॉन में मास तो 1 न्यूट्रॉन का होगा, है ना। और चार्ज कितना होता है भाई? चार्ज तो 0 होता है न्यूट्रॉन के ऊपर, पता है ना। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता।
Yes. Yes, sir. तो चार्ज बाय मास न्यूट्रॉन का तो Yes. जीरो, सीधा सीधा जीरो आएगा, 0/1 न्यूट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज रहेगा, ठीक है, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन का होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, हमने अभी अभी किया था, है ना, क्लियर है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और डिवाइड में यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो कि 2 इसी को, इस चार्ज को हम लिख सकते हैं, यहाँ मैं चलो लिख भी देता हूँ, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये चार्ज हो गया, दो प्रोटॉन पर इतना, दो इलेक्ट्रॉन पर होता है, सेम चार्ज होता है दोनों पर, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं है, ये प्रोटॉन का ही चार्ज है। इसको अगर हम यहाँ, चलो मैं अगर इसको प्रोटॉन का ही चार्ज कर दूं तो ज्यादा बेटर है ना, सेम हो रहेगा, ये प्रोटॉन का चार्ज है, 2 प्रोटॉन का चार्ज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है और इसका मास होता है 9.1 × 10⁻⁻31 kg, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता है, पता है ना। जब मास बहुत कम है और ऊपर चार्ज तो सेम ही है, तो भी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। तो चार्ज बाय मास की रेशो सबसे बड़ी आएगी इलेक्ट्रॉन की, सबसे छोटी आएगी न्यूट्रॉन की, क्योंकि वो तो जीरो है, चार्ज तो है नहीं, मास ही मास है, तो न्यूट्रॉन की सबसे छोटी। अब हमें पता है हीलियम का जो न्यूक्लियस है सबसे भारी होता है, चार्ज भले ही डबल है, लेकिन चार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास टोटल 4 हो जाता है ना, अप्रोक्सीमेट इन दोनों का मास बराबर होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन का। तो भाई नीचे वाली वैल्यू बहुत बड़ी है, तो भले ही ये डबल से मल्टीप्लाइड है, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, सबसे कम वैल्यू आएगी, छोटी वैल्यू, क्यों, क्योंकि नीचे वाला बहुत बड़ा है। यस, क्लियर है। तो अल्फा पार्टिकल यहाँ आएगा। अब प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज बाय मास क्या निकालोगे भाई, तो प्रोटॉन के लिए यहाँ चार्ज तो वही आएगा, 1 प्रोटॉन का चार्ज, है ना, चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। और मास कितना होता है, मास 1 प्रोटॉन का मास प्रोटॉन के बराबर ही। तो देखो चार्ज सेम है जो इलेक्ट्रॉन पर है, बट मास बहुत ज्यादा है, एक प्रोटॉन का बहुत ज्यादा मास होता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल में चार्ज तो डबल हो गया, लेकिन मास जो है वो 4 गुना हो गया, तो यानी नीचे वाला वैल्यू बढ़ गई, तो ये छोटा आएगा। तो इसलिए ये सबसे छोटा होना चाहिए अल्फा पार्टिकल, बट सबसे छोटा नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो 0 आ रहा है, अल्फा पार्टिकल का 0 से ज्यादा आएगा, प्रोटॉन का उससे ज्यादा आएगा, क्योंकि प्रोटॉन बाय चार्ज, और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, तो इसका सबसे ज्यादा आएगा। ये समझ में आ गया बेटा पैटर्न, किसका ज्यादा किसका कम होगा। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, है? sir. ठीक Yes. है, तो ये इस तरह से हम चार्ज बाय मास का रेशो, देखो इसको बोलते हैं जगलिंग, है ना। तो जगलिंग मतलब हम जब बार बार क्वेश्चंस को रिवर्स करते हैं, इधर उधर घुमाते हैं, तो उससे हमारा माइंड जो है ज्यादा अच्छा सीख पाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जगलिंग ऑफ, हम कह सकते हैं कि नंबर्स की जगलिंग कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज को सोच रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल ये होता है, उसमें 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, याद हो जाएगा या फिर अच्छे से आपको अल्फा पार्टिकल कभी नहीं भूलोगे ना, उसके मास और चार्ज का रेशो निकालने की कोशिश करें, दैट इज कॉल्ड जगलिंग। और इसीलिए आपको इस प्रैक्टिस की जरूरत होती है, ताकि आप आंखें मीच के आराम से क्वेश्चन कर सको, है ना। जैसिका बोल रही है सर के रिश्तेदार होंगे तनिष्क वाले, मेरे रिश्तेदार नहीं है बेटा है ना क्योंकि तनिष्क वाले जानते होते तो सोना अपना ही होता, फिर तो अपन टाटा के रिश्तेदार बनेंगे, टाटा वाले बंदे अपने को जानते हो, फिर क्या बात है ना। टाटा इतना बड़ा है, टाटा ग्रुप की पूरे पूरे पाकिस्तान की जो जीडीपी है ना, टोटल जितना पैसा है पाकिस्तान के पास, उतना अकेला टाटा के पास है, सोच लो है ना। अगर वो जानता हो Yes. टाटा रिश्तेदार हो, फिर तो अपन करोड़पति अरबपति आदमी बन जाएंगे। नहीं है, इतना नहीं है अपने पास, जानकारी भी नहीं है। बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि तनिष्क वालों के पास वो मशीन होती है ना, स्कैनिंग मशीन, स्पेक्ट्रम निकालने की, है ना, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस टेक्निक का नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप, 11th में भी थोड़ा सा टच आया था, इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन दे दी एक्चुअल में स्पेक्ट्रोस्कोपी की। आप कह सकते हैं कि जब इंक्रीजिंग ऑर्डर से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी पैटर्न को लिखा जाता है वेव्स का, जब कोई एटम स्पेक्ट्रम छोड़ता है, उसको हम कैसे निकालते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी से। पाकिस्तान मुझे क्यों तोड़ा
पहले से ही टूटा हुआ है ना भाई। वो तो एक जनरल एग्जांपल है कि हमारा एक आदमी पूरे पाकिस्तान को खरीद सकता है। इट इज द पावर ऑफ इंडिया, है ना, ये ध्यान रख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो हम ना हमेशा उसी से कंपेयर करते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। आप लोग जब अपनी क्लास में होते हैं तो अपने साथ बैठे दोस्त के साथ अपने मार्क्स कंपेयर करते हैं, है ना। कभी दूसरे स्कूल के किसी बच्चे के साथ मार्क्स कंपेयर नहीं करते आप। हाँ, आपके पड़ोस में कोई दूसरे स्कूल का बच्चा है तो आप उससे मार्क्स कंपेयर करोगे, है ना। तो भाई कंपैरिजन तो ऐसे ही होता है। अमेरिका साथ में होता तो आज हम अमेरिका से कंपेयर कर रहे होते, कोई दिक्कत ही नहीं है। अमेरिका थोड़ा सा दूर हो गया, कोई बात नहीं, उसको भी थोड़े दिन में लपेटे में ले लेंगे हम लोग, है ना। बिल्कुल बेटा बिल्कुल। वैसे तो कंपैरिजन नहीं, इट्स नॉट ए कंपैरिजन, हम तो बता रहे हैं। वो लोग बार बार ये कहते हैं ना पाकिस्तान वाले कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, हम पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन उनका लेवल बहुत छोटा है। हमारा एक आदमी और उनका पूरा 20 करोड़। अरे 20 करोड़ की अकेली आबादी तो हमारा यूपी लेके बैठा है, योगी जी संभाल रहे हैं उसको, सोचो, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चंस को खत्म करेंगे फिर बात करेंगे ना। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू साइज ऑफ द। रदरफोर्ड ने किस चीज का साइज बताया था भाई, बताया कोई मुझे? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज बताया था, है ना, कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है। दिस इज न्यूक्लियस नॉट न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूक्लियस एक जैसे नजर आते हैं, तो ए ऑप्शन है। उसने न्यूक्लियस बोला था कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, ठीक है। नेग्लेक्जिबल स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज। उसने बताया था एटम के पास क्या होता है, न्यूक्लियस भी होता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। क्लियर है? Yes, sir. दोनों ही बातें देखो, दोनों ही क्वेश्चन न्यूक्लियस पर है, लेकिन दोनों को कैसे घुमा फिरा के पूछा गया, यही मेंस का लेवल है। इसीलिए जगलिंग बहुत जरूरी है, मतलब बार बार एक ही चीज को बार बार समझना, बार बार पढ़ना। और इसीलिए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। कुछ तो हम करवा रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट बीच में रह जाए, आपको लगे कि ये मुझे समझना है, मुझे आना चाहिए, आप मुझे बोल सकते हैं। यस केशव बेटा, आपको कोई डाउट है तो बोलिए। सर रदरफोर्ड ने तो ये भी बताया था ना कि एटम का साइज का ऑर्डर क्या होता है, 10⁻⁻13। तो इसका बी ऑप्शन भी तो हो सकता था 12th क्वेश्चन में। सॉरी, इसका क्या हो सकता था? बी ऑप्शन भी हो सकता था ना, क्योंकि उसने साइज ऑफ एटम का ऑर्डर भी बताया था ना 12th क्वेश्चन। ठीक है, साइज ऑफ एटम का ऑर्डर ठीक है, आप कह सकते हैं, लेकिन मेनली उसका फोकस क्या था, उसने क्या बताया था उसके असली एक्सपेरिमेंट में क्या था बेटा, कि न्यूक्लियस जो है वो एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा है, और ज्यादातर एटम खोखला होता है। तो यानी इसका जो सेंटर ऑफ मास, उसने एक लाइन बताई थी, अगर आपने उस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से पढ़ा है दोबारा से पढ़ लेना, वरना, कि सेंटर ऑफ मास, जो मास है एटम का, वो उसके सेंटर में होता है, और बाकी का एटम खाली होता है, और उस सेंटर को उसने नाम दिया था न्यूक्लियस। तो इसलिए न्यूक्लियस से रिलेट उसने ज्यादा किया था एज कंपेयर टू दूसरी चीज, ठीक है। तो जो ज्यादा किया था ना, इसीलिए जगलिंग जरूरी है, कि हमारे पास बहुत सारे आंसर्स आते हैं। अब आगे क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो उसमें अदर और आंसर्स आपको समझ में आएंगे कि ये क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये तो चलो आसान ही है, इसमें कुछ नहीं है। नीचे वाला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिक्कत आने वाली है। देखो, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोहर ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट बोहर हाइड्रोजन का एटम, तो देखो हमें पता है एनर्जी क्या होती है, 13.6 में 13.6 इंटू जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 आएगी हाइड्रोजन के लिए, एटॉमिक नंबर 1। और एन फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, एन की वैल्यू भी 1 आएगी, एन का स्क्वायर करेंगे तो ये तो दोनों 1 हो गए, तो सीधा आगे 13.6। यस, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, दोनों की वैल्यू एन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। द पॉसिबल एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज आर। पॉसिबल एनर्जी एक्साइटेड स्टेट में, मतलब फर्स्ट, हमें फर्स्ट सेल की तो पता लग गई, अब सेकंड सेल की निकालना चाहें तो एन की वैल्यू यहाँ पर 2 भर दो भाई, 2 2 जा 4, है ना, फिर 3 भर दो, 3 3 जा 9, तो यानी 13.6 को 4 से या फिर 9 से डिवाइड करने पर, या फिर अगर 3 भरते हैं तो 9 आ गया, 4 भरेंगे तो 16 से डिवाइड करने पर वैल्यू क्या आएगी, बस यही बताना है।
तो यहाँ इन्होंने देखो सॉल्व कर रखा है n की वैल्यू 4 से, यानी n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 से डिवाइड कर दिया 3.4 आ गया, 3 पुट करेंगे तो 9 से डिवाइड कर देंगे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। तो यहाँ जो ऑप्शंस दे रखे हैं कौन सा सही बैठ रहा है? 3.4 वाला सही आ रहा है, ये समझ में आया? इसके अलावा एनर्जी मैच ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब ए ऑप्शन इज राइट। ये उसने पूछा है, समझ में आया? वो कह रहा है कि अदर शेल्स में जो ऑर्बिटल है वो कैसे ऑक्यूपाई करता है, मतलब कितनी एनर्जी ऑक्यूपाई करता है, ये कुछ वैसे है। ठीक है, क्लियर है बेटा? यस Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यस यस है ना? तो यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं भाई, फोटोन इलेक्ट्रॉन नहीं होते न्यूक्लियस में। नेक्स्ट द सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन देखो भाई, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। तो इसके अंदर वो कह रहा है किसी एक आइसोटोप में पर्टिकुलरली पूछ रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, इसमें तो 1 होता है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम 2 होता है, इसमें 3 होता है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 3 वाला ऑप्शन दे रखा है। क्लियर है? अगर सबका टोटल करूं तो सबका टोटल 6 बनेगा, तो 6 भी दे रखा है। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूज करते कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम बताओ भाई आइसोटोप्स में, तो टोटल आइसोटोप करें, है ना, या सिर्फ एक आइसोटोप का निकालें? तो डी ऑप्शन यहाँ सही है। तो आपको ऐसा भी सोचना पड़ेगा कि भी जैसे केशव ने क्वेश्चन पूछा ना सर ये बी ऑप्शन हो सकता है, एटम का भी उसने साइज डिफाइन किया था, तो लाइक दैट यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है। समझ गए बेटा? तो ये जगलिंग कई बार कंफ्यूज करती है, डेफिनेटली कंफ्यूज करती है। तो उसने क्या पूछा उसके हिसाब से आंसर क्या है, हमें उसके हिसाब से सोचना है। क्योंकि आईआईटी वाले कई बार अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि मेरे को तो ये आंसर चाहिए, मैं तो इस पे बात कर रहा हूँ। तो आपको ध्यान से पढ़ना, उसने एक आइसोटोप का पूछा, आइसोटोप्स नहीं लगाया, एस नहीं लगाया उसने। अगर एस लगाता तो तीनों का टोटल कर देते। सिर्फ एक आइसोटोप पूछा तो सिर्फ एक का जो इनमें से कोई मैच करता हो तो वो H3 वाला है हाइड्रोजन का। ट्रीटियम जो होता है उसमें 3 होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम, तो इसलिए एक का पूछेंगे। तो ऐसी कंफ्यूजन हो सकती है कई बार, इसीलिए। ठीक है बेटा? ठीक है भाई, तो इस तरह से आज के लिए इतना ही करेंगे। 1-2 क्वेश्चन और आपको नीचे मिलेंगे, तो वो आप क्या कर सकते हैं, वो आप अपने उनके सॉल्यूशन साथ में दिए होते हैं, अपने मन से आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं होंगे तो आप देख लेना। ठीक है, अभी बच्चों का टाइम हो रहा है तो हम यहीं पर उसको क्लास को ऑफ करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। ठीक है बेटा, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता, मेरे पास अधिकार नहीं है रिकॉर्डिंग को ऑफ करने का। ठीक है, अभी मेरा लॉगिन नहीं हुआ था। ठीक है, वो हिमांशु सर आए थे आपके क्लास में, उन्होंने ही लॉगिन किया था। तो ठीक है बेटा, आप सभी फिर लीव कर सकते हो क्लास को, ताकि मैं बंद कर दूंगा इसे। ओके डन? थैंक यू Bye, सर। sir. ओके बेटा, Thank you. Bye, sir. बाय 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 एवरीवन, बाय। ये पीडीएफ Thank आपके you. पास पहुंच जाएगी। ठीक है, बाय बेटा, बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बाय बाय। Good morning, sir. Bye. गुड मॉर्निंग बेटा, बाय। Good night. गुड नाइट। अभी तो पूरा दिन पड़ा बेटा। अंकिता एंड रितिका बेटा, ऋषिका, आप लोग मीटिंग लीव कर दीजिए।
हाँ जी सर, मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज कर दीजिए सबके लिए। ये जी, दो जी। बच्चे शायद लगा के सो गए हैं मीटिंग। पॉसिबली जी। जी ठीक है सर, मैं कर देता हूँ। बढ़िया।